रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको प्रतिनिधित्व की समस्या के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। तो इसमें हम देखते हैं कि आजकल दुनिया के अधिकांश देशों में बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रचलित है। इसके अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र से वह प्रत्याशी चुना जाता है जिसे सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं। इस प्रणाली के 3 भयंकर दोष हैं और वो दोष इस प्रकार से हैं। नंबर 1, अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। पहला दोष ये है। दूसरा, किसी दल के निर्वाचन परिणाम का और व्यवस्थापिका में उसकी संख्या का कोई परस्पर संबंध नहीं रहता। कहने का सिद्धार्थ, जो मतदान होता है, वैध मतदान का प्रतिशत कुल का बहुत कम होता है, जबकि व्यवस्थापिका में उस अनुपात से उनको ज़्यादा स्थान मिल जाते हैं। तो ये एक जो परस्पर संबंध है, मुख्य धारा का जो संबंध है, वो इसमें दिखाई देता नहीं है। तीसरा, अल्पमतीय सरकारों का निर्माण होता है और इन जैसी परिस्थितियों में जो भी सरकारें बनती हैं वो अल्पमतीय सरकार बनती हैं। उदाहरण स्वरूप हम एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि किसी संसदीय चुनाव क्षेत्र में मान लीजिए 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और उस संसदीय चुनाव क्षेत्र में कुल वोट मतदाता हैं वो 15 लाख हैं और उस निर्वाचन में 15 लाख में से 10 लाख लोगों ने, मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया और उनमें से जो ये 5 उम्मीदवार हैं उनको जैसे कै को 2 लाख मिल गए, ख को 1.5 लाख, ग को 2.5 लाख, घ को 1.25 लाख और अड़े को 5वें को 3 लाख मत प्राप्त हुए। इन मतदान आंकड़ों के आधार पर जो आखिरी 5वां ड है को निर्वाचित घोषित किया जाता है और इन मतों की संख्याओं के विश्लेषण से ये स्पष्ट है कि सफल प्रत्याशी ड को अपने निर्वाचन क्षेत्र से कुल वैध मतों में से आधे से भी कम प्राप्त हुए हैं। अतः वह सही मायने में अपने निर्वाचन क्षेत्र के अल्पमत का ही प्रतिनिधित्व करता है, न कि बहुमत का। भाई 10 लाख में से उसके 5 लाख 1 वोट उसको प्राप्त नहीं हुए हैं, केवल उसको 3 लाख वोट ही प्राप्त हुए हैं, फिर भी वो निर्वाचित हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि उसको वो बहुमत प्राप्त नहीं है। जो बहुमत आधे से अधिक का चाहिए वो जो निर्वाचित हुआ है वो अल्पमत का प्रतिनिधित्व ही करता है। ये सही मायने में व्यवहार में ये देखने को मिलता है। और इसमें हमारे देश में प्रचलित बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर सन 1952 से 98 तक संपन्न चुनावों के परिणामों के आधार पर स्थापित होने वाली सभी केंद्रीय सरकारें
मतदाताओं से प्राप्त मत के प्रतिशत की दृष्टि से अल्पमत सरकारें थी, क्योंकि सरकार निर्मित करने वाले दल को 1952 में कुल वैध मतों का 45%, 1957 में 47.8%, 62 में 44.5%, 1967 में 40.7%, 1971 में 43.1% और 1984 में 42.12% मत प्राप्त हुए थे। तो कहने का मतलब है, ये जो बहुमत है वो वैध मतों का जो बहुमत मिलना चाहिए वो किसी को भी आज तक नहीं मिला है, ये जो हमने बताया इसमें। और विपक्ष के मतों के विभाजन के कारण कांग्रेस पार्टी को 1952 में लोकसभा के कुल स्थानों में से 74.4, उधर तो जो वैध मत मिल रहे हैं वो उस चुनाव में 45% ही हैं, जबकि लोकसभा की सीटों में उस पार्टी को 74.4% स्थान प्राप्त हो गए। 1957 में वैध मतों का 45% था और इधर 75.1% लोकसभा में स्थान मिल गए। और 1962 में 72.8% स्थान, 1967 में 53.5% स्थान, 1971 में 67.2% और 1984 में 80% स्थान लोकसभा में प्राप्त हो गए। तो ये इस प्रकार का एक इस उदाहरण के माध्यम से मैंने आपके समक्ष रखा है। इसको आप और अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। और इसी बात को रेखांकित करते हुए प्रोफेसर मेहता ने कहा है कि इन आंकड़ों से ये स्पष्ट है कि कांग्रेस दल को, जिसने हमेशा लोकसभा में प्राप्त इस बहुमत के आधार पर केंद्र में अपनी सरकार का निर्माण किया और उसके आधार पर प्रारंभ से लेकर आज तक देश का शासन किया, कभी भी मतदाताओं के स्पष्ट और वास्तविक अर्थात कुल मतदाताओं के 51% भाग का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है। और फिर उन्होंने सरकारें बनाई हैं। और इस प्रकार से प्रचलित प्रतिनिधित्व प्रणाली के परिणाम स्वरूप जिन लोगों ने अपना मत पराजित उम्मीदवारों के पक्ष में किया है वे प्रतिनिधित्व रहित हो जाते हैं, उनके मत बेकार जाते हैं, जिससे विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ पूर्ण न्याय नहीं होता। आधुनिक लोकतंत्रों में अल्पसंख्यकों के उचित प्रतिनिधित्व की समस्या भी गंभीर है। अल्पसंख्यकों से हमारा अभिप्राय ऐसे जन समुदाय से है जो संख्या में अपेक्षाकृत कम हैं, किंतु उनकी अपनी भाषागत, सांस्कृतिक, सांप्रदायिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक विशेषताएं हैं जिनका वे संरक्षण चाहते हैं। संख्या में वो अल्पसंख्यक हो सकते हैं, पर उनकी एक अलग पहचान है, उनकी भाषा है, उनके सांस्कृतिक संस्कृति है, उनके सांप्रदायिक विशेषताएं हैं, उनकी आर्थिक एक अपने अलग प्रकार की वो संरचना में रहते हैं, स्थिति में रहते हैं, अथवा उनकी राजनीतिक समझ एक अलग विशेष प्रकार की
हो सकती है की विशेषताएं वो रखते हैं और वो अपनी इन विशेषताओं का संरक्षण चाहते हैं। तो बहुमत के शासन में केवल बहुमत का ही ध्यान रखा जाए तो इनका संरक्षण नहीं होगा। तो ये इसमें बहुत बड़ी एक विचारणीय बात है। इस समस्या का समाधान प्रतिनिधित्व, एक सार्वकालिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से निकलना चाहिए, हल होना चाहिए। व्यवहार में लोकतंत्र का आज से बहुमत का शासन है, शायद बहुसंख्यक वर्गों को शासन करने का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन यह भी निर्विवाद सत्य है कि सच्चा लोकतंत्र अल्पसंख्यकों की सहमति पर निर्भर है। अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि वे अपने हितों की रक्षा कर सकें, उनका अपना विपरीत मत व्यक्त कर सकें तथा सरकार का विरोध कर सकें। लोकतंत्र बहुमत का शासन भले ही हो, पर वह केवल बहुमत के लिए नहीं अपितु सबके लिए है। और इसी बात को जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी रेखांकित किया है। उनके अनुसार लोकतंत्र का ये सारभूत सिद्धांत है कि अल्पसंख्यकों का उचित प्रतिनिधित्व हो। इसके अभाव में लोकतंत्र खोखला हो जाएगा। यदि इन अल्पसंख्यकों का बराबर ध्यान नहीं रखेंगे, समुचित प्रकार से ध्यान नहीं रखेंगे, तो वो लोकतंत्र सच्चे मायने में लोकतंत्र न होकर एक कमज़ोर और खोखला लोकतंत्र होगा। सामान्य प्रकार से ये देखा जाता है कि लोकतंत्र का अर्थ बहुमत का शासन है, और ये बात भी ठीक है, परंतु ये भी सत्य है कि सच्चा लोकतंत्र अल्पसंख्यकों की सहमति पर निर्भर करता है। ये भी बहुत बड़ा सत्य है। और अल्पसंख्यकों को ये अधिकार भी है कि वे अपने हितों की रक्षा के लिए कैसे भी करके सरकार के विरुद्ध भी, चुनाव में किसी दल के विरुद्ध भी अपना मत व्यक्त कर सकते हैं, सरकार को विरोध दर्ज करा सकते हैं। फिर भी केवल शासन है वो बहुमत के लिए नहीं है, अपितु सबके लिए है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये प्रतिनिधित्व की जो समस्या है, इसको हम यहाँ थोड़े से शब्दों में मैंने आपके समक्ष रखा है, और भी इसमें आप इसको व्यापक रूप से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो और नई नई बातें आपके सामने आएंगी, आपकी समझ में आएंगी। आज आपने ध्यानपूर्वक इसको सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।